हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। इस वीडियो में हम लोग MST 12 जो कि है भारतीय कहानी, उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनके बारे में बात करेंगे, जो कि 5 नंबर के प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है 5 पत्र कहानी का जीवन दर्शन। दूसरा है गोपीनाथ महंती और तीसरा है दूजो कबीर कहानी की मूल संवेदना। आइए पहले हम लोग अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं, 5 पत्र कहानी का जीवन दर्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी भाषा की कहानी हो, वह अपनी समकालीन सामाजिक यथार्थ परिस्थितियों का वास्तविक प्रतिबिंब होती है। तो ये जो 5 पत्र कहानी है, यह हरिमोहन झा की कहानी है। हरिमोहन झा की यह कहानी यदि अपने उद्देश्य और परिणति में दिग्विजयी और कालजयी हो पाई है, तो उसका कारण रचनाकार की जीवन दृष्टि और समकालीन सामाजिक यथार्थ की यही समझ है। 40 वर्ष में एक नौजवान की अगाध अनुरक्ति विरक्ति में परिणत हो जाती है। इस परिवर्तन का कारण कोई अनायास घटी हुई घटना नहीं है, जीवन का सहज यथार्थ है। नवविवाहित पत्नी के नाम एक पत्र दरभंगा से लिखा गया, जहां कथानायक छात्र जीवन बिता रहे थे, आचार्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और 3 पत्र पत्नी के नाम हथुआ संस्कृत विद्यालय से, जहां कथानायक नौकरी करने लगे, और अंतिम पत्र बेटे के नाम काशी से लिखा गया, जहां कथानायक जीवन का शेष भाग किंचित वैराग्य, किंचित चिंता, किंचित आत्मकेंद्रितता, किं कर्तव्य विमूढ़ता में बिता रहे थे, और अपने पिछले पत्र में जिस पूत को कपूत कहा था, उसे सपूत होने का खिताब दे रहे थे। अपनी जीवन संगिनी जिसको पिछले पत्र में मातृत्व की प्रतिमूर्ति कहा, उसे पूरे जीवन की दुखदायिनी, मातृत्व विहीन, कुचेष्ट स्त्री और हरजाई का उदाहरण बना दिया। यहाँ तक कि जिनकी मोहनी सूरत देखने को पल पल लालायित रहते थे, अपने रोजाना मचे से कटौती करते हुए जिनके लिए 40 वर्ष पूर्व चंद्रहार बनवाया था, उनकी शव यात्रा तक में शामिल नहीं होने का बहाना बना लेते हैं। और जिस स्त्री ने उनकी संपूर्ण गृहस्थी संभाली, बगैर किसी उलाहने और उपालंभ के उनकी प्रतीक्षा में पूरा जीवन बिताया, उसे रुग्णावस्था में देख आने के लिए 30-40 रुपये का खर्च उन्हें निरर्थक लगा। यानी कि जब उनकी पत्नी बीमार रहती है, तो वे उस समय 30-40 रुपये खर्च करना भी ठीक नहीं समझते, और वही थे कि 40 वर्ष पहले उनके लिए जो चंद्रहार बनवाया था। तो यह कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह परिस्थितियों के हिसाब से भावनाएं परिवर्तित होती रहती हैं। यह कहानी दरअसल एक तरफ मध्यवर्गीय नागरिक के गृहस्थ जीवन में प्रेम की उष्मा के बदलते अनुताप और अनुराग के स्तर को रेखांकित करती है, जीवन रस की तरलता के बहाव को धीरे धीरे शिथिल होती दिखाती है, तो दूसरी तरफ मिथिला की स्त्री जीवन की निशंक और निरासक्त निष्ठा को मुखरित करती है। तो यही था 5 पत्र कहानी का जीवन दर्शन। आइए अब हम लोग अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह गोपीनाथ महंती, इस पे हमें टिप्पणी करने के लिए आता है, तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग इनको जानेंगे। देखिए, इनका जन्म जो है वो 1914 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो कहानी मतलब कि कहानी के क्षेत्र में जो भी इनकी सृजन यात्रा शुरू हुई थी, वह निबंध लेखन से हुई थी। 1935 से 1937 ईस्वी के बीच में उन्होंने 16 निबंध लिखे, और ये 16 निबंध जो है सहकार नामक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित किए थे। इस निबंधों से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी, और उनकी जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी उसका नाम था ड, और पहला कहानी संग्रह उनका था घासर फूल, ये 1951 में प्रकाशित हुआ था। और उसी वर्ष यानी कि 1951 में उनका दूसरा कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुआ था, पोड़ा कपाल, मतलब कि फूटा कपाल, कपाल मतलब सिर। और इन दोनों संग्रहों के साथ लेखक के कुल 14 और संग्रह प्रकाशित हुए थे। तो बाकी 12 कहानी में से कुछ के जैसे नाम है उड़ता खाई, झाई, आलू मतलब परछाई, उजाला, ना मने नाही मतलब नाम याद नहीं, 7-5, इस तरीके से। और इनके निधन के बाद जो है 4 संग्रह और प्रकाशित हुए थे। उड़ीसा तथा पूरे भारत में जो इनकी प्रसिद्धि है वह एक उपन्यासकार के रूप में है, और इनके उपन्यासों की ही अत्यधिक प्रशंसा हुई है। इनका एक उपन्यास है माटी मटाल। इस उपन्यास पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है।
और इनके जो कुल उपन्यास है, उन्होंने कुल 14 उपन्यास लिखे हैं और 200 कहानियाँ लिखी हैं। 1940 में गोपीनाथ महंती को उड़ीसा के प्रशासनिक सेवा के तहत जिलाधिकारी के रूप में नियुक्ति भी मिली थी और इससे पूर्व ही उन्होंने व्यंग्य, आलोचना एवं कविता ये सब भी प्रकाशित किया था। उपन्यास लेखन में उन्होंने 26 वर्ष व्यतीत किए और कहानी लेखन में लगभग आधी शताब्दी तक साहित्य साधना की थी। जीवन का अधिकांश समय उन्होंने उड़ीसा के आदिवासी इलाके में कोरापुट में बिताया था। उपेक्षित और अवहेलित आदिवासियों के प्रत्यक्ष संबंध में ये आए और उन्होंने नज़दीक से देखा, जाना और समझा और महसूस किया। आदिवासियों के साथ रहे, उठे और बैठे। जो आदिवासी थे वे अशिक्षित थे, घने जंगल में, पहाड़ की गुफाओं में, झरना के किनारे या फिर झोपड़ियों में रहा करते थे। गोपीनाथ ने उनकी बोली और भाषा भी सीखी। उन्होंने देखा कि ये वनवासी न दांत मांजना जानते हैं और न साफ सुथरे ढंग से रहना जानते हैं, कंदमूल या जंगली फल खाकर जीवित रहते हैं, लेकिन इनका हृदय मानवीय गुणों से भरपूर रहता है। काले मटमैले शरीर के अंदर एक उजला और साफ सुथरा हृदय रहता है, जिसे गोपीनाथ जी ने बहुत ही भली भांति समझ लिया था और कहानीकार ने उस निष्कपट हृदय की अभिव्यक्ति भी की है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो है दूजो कबीर कहानी की मूल संवेदना। इस कहानी के लेखक हैं, यानी कि दूजो कबीर कहानी के लेखक जो है वो है विजयदान देथा। यह कहानी हमारे सामने बराबरी पर आधारित एक मानव समाज की कल्पना तो रखती ही है, स्त्री पुरुष संबंध में भी दोनों को बराबरी और आपसी सहमति का मानदंड भी प्रस्तुत करती है। धर्म के प्रश्न पर इस कहानी के पात्र कबीर की उलटबाजी भगवान के सामने इंसान की औकात को प्रतिष्ठित करती है। कबीर कहता है, आत्मा परमात्मा, भाग्य और धर्म से बड़ा जाल इंसान के हाथों न तो रचा गया और न रचा जाएगा। अक्ल की खोपड़ी नवाकर जिंदा इंसान पत्थर की मूर्तियों को पूजता है, इससे घिनौनी बात और क्या होगी। एक आदर्श सा प्रस्तुत करते हुए कबीर कहता है, मेरी न कोई जाति है, न मेरा कोई धर्म है और न मेरा कोई देश। इंसान के लिए यह कितनी शर्म की बात है कि धर्म और पंथों के बहाने मरे हुए अवतार अभी तक जिंदा इंसानों पर शासन कर रहे हैं। राजा जब अपनी बेटी को कबीर के लिए प्रस्तुत करते हैं तो उनके स्वर में पुत्री को संपत्ति समझने का दंभ भरा हुआ है। वे कहते हैं, मैं तुझे ऐसी चीज भेंट करने के लिए आया हूँ जिसका सपना भी तेरे लिए नामुमकिन है। पुत्री को भेंट और चीज समझना ही राजा की पितृसत्तात्मक मान्यता को स्पष्ट करते हैं। अपने इसी सोच की पुष्टि करते हुए वे फिर कहते हैं, इंद्र भगवान का भी मन डोल जाए जैसी भेंट। बताऊं, राजकुमारी के हथलेवे में समूचे राज्य का दहेज। साफ है कि उनके लिए संपत्ति के यही सर्वोच्च शिखर थे, किंतु उनका यह अहंकार पानी पानी हो जाता है जब कबीर कहता है कि अगर सत्ता का सुख ही सबसे बड़ा सुख है तो आप उसे छोड़ते ही क्यों हैं। यहाँ हमें जयशंकर प्रसाद द्वारा सत्ता सुख को मादक किंतु सारहीन बताने की बात याद करनी चाहिए। असल में साहित्य इसी तरह के प्रतीकों और संकेतों के जरिए सभ्यता में आई बुनियादी उलट पुलट का प्रतिवाद करते हैं, यानी वे इस बात पर अपना विरोध दर्ज कराते हैं कि कोई मनुष्य, चाहे वह राजा ही क्यों न हो, अपने आप को मनुष्य से अधिक क्यों समझने लगता है। इस तरह यह कहानी जो है विजयदान देथा की, यह कहानी राजा के माध्यम से राज सत्ता और कबीर के माध्यम से एक सामान्य मनुष्य के मूल्यों की टकराहट हमारे सामने पेश करती है। यह कहानी राजा और उसकी बेटी के परस्पर बातचीत के जरिए मनोभावों के उत्कट घात प्रतिघात को भी सामने ले आती है। जनता के मूल्यों की विजय की आकांक्षा जो लोक चेतना में दबी हुई है, उसे यह कहानी एक पौराणिक समय में पूरा होते हुए दिखाती है। यही जो है वो है दूजो कबीर कहानी की मूल संवेदना। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।